Hello friends, welcome back to my channel Mural Education Rekha P. English Language and Pedagogy Lesson 3 and Class 6, which is from lesson Role of Listening and Speaking means Functions of Language. Friends, without wasting the time, let's start the video. Let's start question number 1. A teacher of class 5th is practicing interactive listening in the class. She should focus on. एक 5th क्लास की टीचर है, वो इंटरेक्टिव लिसनिंग की क्लास में प्रैक्टिस करवा रही हैं. इसके लिए वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे. इंटरेक्टिव लिसनिंग मीन्स होता है परस्पर सुनना. फर्स्ट, लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग स्पीकर्स एटीट्यूड. वो क्या करेंगी, लिसन करेंगी, सुनेंगी. ऑब्जर्विंग यानी कि नोटिस करेंगी, ध्यान से देखेंगी, सुनेंगी. स्पीकर्स एटीट्यूड, स्पीकर्स का जो एटीट्यूड है उसको ध्यान से सुनेंगी. अब ये एटीट्यूड मीन्स क्या होता है. एटीट्यूड मीन्स होता है मनोभाव या फिर रवैया. इंग्लिश में इसको टेम्पर भी बोला जाता है. ये एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए ये पता चलता है कि आप क्या सोचते हैं या फिर क्या महसूस करते हैं. सेकेंड है लिसनिंग टू वर्ड स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, यानी कि वर्ड स्ट्रेस एंड इंटोनेशन को ध्यान से सुनेंगी. कहीं बच्चे कोई स्वर के उतार चढ़ाव में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं. थर्ड है लिसनिंग टू द प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण को ध्यान से सुनेंगी. बच्चे कहीं उच्चारण में तो मिस्टेक नहीं कर रहे हैं. फोर्थ है लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग. अब लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग मीन्स होता है सुनना और जवाब देना. सुनेंगी और फिर जवाब देंगी. इस चीज़ के ऊपर वो सबसे ज़्यादा फोकस करेंगी. तो यहाँ हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ है. लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग क्या है, बेस्ट वे है इंटरेक्टिव लिसनिंग का क्लास के अंदर. Next is question number 2. A person who is a fluent speaker is likely to possess. एक व्यक्ति जो कि बहुत अच्छे वक्ता है, उनका किस चीज़ के ऊपर अधिकार है. possess मीन्स होता है अधिकार, और ये यहाँ पे वर्ब फॉर्म में यूज हुआ है. इसको इंग्लिश में अगर अनदर वर्ड बोले तो obtain, receive या फिर get. और अगर हम बोलेंगे कि इसका नाउन क्या होता है तो वो क्या हो जाएगा, possession. फर्स्ट है लॉजिको मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी कि गणितीय तार्किक योग्यता. गणितीय तार्किक योग्यता. सेकंड है बॉडीली काइनेस्थेटिक एबिलिटी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, शारीरिक गति से संबंधित कार्य, नृत्य, सर्कस, व्यायाम. यानी कि इस तरह की जो योग्यता है वो किस चीज़ के अंदर पाई जाती है, नृत्य करने वालों में, सर्कस करने वालों में, या फिर व्यायाम जो करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, बॉडीली काइनेस्थेटिक. थर्ड है म्यूजिकल एबिलिटी, संगीतीय योग्यता. फोर्थ है वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी, यानी कि मौखिक भाषिक योग्यता. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीकर की बात हो रही है. फ्लुएंटली स्पीकर है कोई, उनका किस चीज़ के ऊपर अधिकार है ये बताना. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ. 1 2 3 क्या है, रॉन्ग है, और फोर्थ क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. मीन्स वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी, यानी कि मौखिक भाषिक योग्यता ऐसे व्यक्तियों में पाई जाती है. क्वेश्चन नंबर 3. If a student is making pronunciation errors, the best way to help him or her is to. यदि कोई स्टूडेंट प्रोनाउंसिएशन एरर कर रहा है, यानी कि उच्चारण में गलतियां कर रहा है, तो उसका बेस्ट तरीका क्या होगा उसकी मदद करने का, हमें ये बताना है. फर्स्ट है प्रोवाइड हिम और हर विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विदाउट एनी ह्यूमिलिएशन, यानी कि उसे हम हेल्प करेंगे, यानी कि प्रोवाइड करेंगे, उपलब्ध कराएंगे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सही उच्चारण बताएंगे बिना किसी ह्यूमिलिएशन के. अब ये ह्यूमिलिएशन क्या होता है, अनादर या फिर अपमान. इंग्लिश में अबेसमेंट, मोर्टिफिकेशन भी इसे बोला जाता है. सेकंड है कॉल हिज और हर पेरेंट्स एंड कंप्लेन, उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे और उनसे शिकायत करेंगे. थर्ड है स्कोल्ड हिम और हर इन क्लास फॉर इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उसे डांटेंगे, फटकारेंगे या फिर उसे अपमानित करेंगे, गलत उच्चारण उसने किया है इस वजह से. फोर्थ है मोक एट हिम और हर इन क्लास फॉर इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उसका उपहास उड़ाएंगे, यानी कि उसका मजाक बनाएंगे कि उसने गलत उच्चारण किया है क्लास के अंदर. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन एरर अगर स्टूडेंट का करेक्ट करना है तो उसका बेस्ट वे क्या होगा, फर्स्ट वन क्या है, बेस्ट ऑप्शन है. मीन्स प्रोवाइड हिम और हर विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विदाउट एनी ह्यूमिलिएशन. क्वेश्चन नंबर 4.
Children's oral language development forms an important foundation for learning literacy. Which of the following classroom practices enables oral language development? अब इसी क्वेश्चन क्या बोलता है, चिल्ड्रंस का ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे बनता है वो बताना है हमें। मीन्स क्या है कि भी क्या बनाता है कि इम्पोर्टेंट फाउंडेशन बनाता है किस चीज़ के लिए, लर्निंग लिटरेसी के लिए बनाता है, यानी कि लिटरेसी मीन्स होती है साक्षरता, यानी कि साक्षरता को सीखने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए बोल सकते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस इनेबल्स ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, इनमें से कौन सी जो है हमारी क्या है ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कौन सी क्लासरूम प्रैक्टिसेस अच्छी रहेगी, बेस्ट रहेगी, वो बताना है। फर्स्ट है मेमोराइजिंग एंड रिसाइटिंग पोएम्स इंडिविजुअली और इन अ कोरस। अब स्टूडेंट्स क्या करें इसके लिए, मेमोराइजिंग करेंगे, याद करेंगे, पोएम्स को गाएंगे, इंडिविजुअली गाएंगे या अकेले गाएंगे या फिर ग्रुप में गाएंगे। सेकंड है कोरस रीडिंग ऑफ अ स्टोरी इन द टेक्स्ट बुक अलोंग विद द टीचर, या फिर वो क्या करेंगे कोरस रीडिंग करेंगे किसी भी स्टोरी की, कहाँ से करेंगे, टेक्स्ट बुक में से करेंगे, और किसके साथ करेंगे, ग्रुप में करेंगे और टीचर के साथ करेंगे। थर्ड है प्रैक्टिसिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स इन अ कोरस, या फिर किस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि ग्रुप में जो वर्ड्स हैं उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करेंगे। अब फोर्थ है पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्लेज ऑन फेवरेट स्टोरीज। अभी फोर्थ वाला तो सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है भाई, अगर कोई भी स्टूडेंट्स हैं किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, वो भी फेवरेट स्टोरीज के ऊपर में, तो उससे तो बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, जो भी हम टॉपिक जो भी कुछ हम सिखाना चाहेंगे बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ वाला, यानी कि 1 2 3 क्या है, रोंग है, यानी कि मेमोराइजिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोर्स रीडिंग भी नहीं होगी और प्रैक्टिसिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी नहीं होगी। तो हमारा फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन है, पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्ले ऑन फेवरेट स्टोरीज। क्वेश्चन नंबर 5, इन ऑर्डर टू ड्राइव home the point that listening skills matter students should be। अगर हमें स्टूडेंट्स को अगर क्रम में कोई भी चीज़ सिखानी है, चलाना सिखाना है, कुछ भी ड्राइव करना सिखाना है, तो उसके लिए हम कौन से पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, स्पेशली लिसनिंग स्किल्स वाले मैटर में। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, ये बेस्ट क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए, तो वो बताना है। फर्स्ट है एक्सपोज्ड टू पॉपुलर इंग्लिश फिल्म्स एंड रिवाइविंग दैम। वही जो पॉपुलर इंग्लिश फिल्म्स हैं उनको एक्सपोज्ड कर दो, उनको बच्चों के सामने उनको दिखा दो, अच्छे से खोल के रख दो और उनको फिर से रिवाइव करो उन्हीं के सामने। फिर सेकंड है टेकन टू द लैंग्वेज लैब वंस अ वीक फॉर प्रैक्टिस एंड फीडबैक, या फिर बच्चों को वीक में एक बार कहाँ ले जाएं, लैंग्वेज लैब में ले जाएं, वहाँ पर ले जाकर क्या करना चाहिए, बच्चों को प्रैक्टिस कराएं और फीडबैक ले। सेकंड तो ये है। फिर थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, अलाउड टू लिसन टू सीडीज ऑफ पोइट्री रीड अलाउड बाय वेल नोन वॉइस। फिर क्या है ये आर्टिस्ट्स, इसका थर्ड वाला का क्या बोलता है हमारा कि स्टूडेंट्स को अलाउ करें, क्या अलाउ करें कि भी वो सीडीज सुने, उन्हें परमिशन दे कि वो सीडीज सुने, किस चीज़ की सीडी, पोइट्री की सीडीज सुने, और उनको जोर से रीड करें और अच्छी वॉइस में करें, और वो किसकी होंगी, अच्छे आर्टिस्ट की वो हमारी पोएम होंगी। तो स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट, ये चीज़ भी करना चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, रिमाइंडेड दैट लिसनिंग स्किल प्रैक्टिसेस रिलेट टू रियल लाइफ। अब बच्चों को ये याद दिलाएं कि जो लिसनिंग स्किल की प्रैक्टिसेस है उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करें, तो इससे क्या रहेगा, वो ज़्यादा बेटर कोई भी चीज़ अच्छे से सीख पाएंगे। तो 1 2 3 पॉइंट क्या है, ये बोगस पॉइंट है, इससे स्टूडेंट्स अच्छे से पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे और उनको होम एनवायरनमेंट भी नहीं मिलेगा और वो लिसनिंग स्किल्स उनका बेटर भी नहीं होगा। तो इसके लिए फोर्थ वाला पॉइंट बेस्ट है कि स्टूडेंट्स क्या करें भी, ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग स्किल प्रैक्टिसेस करें और उनको किसी से रिलेट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रियल लाइफ से रिलेट किया जाए। किसी भी चीज़ को अगर हम कोई भी टॉपिक बच्चों को सिखाते हैं या पढ़ाते हैं, अगर उसको उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट कर दे तो बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हैं और इंटरेस्ट लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वाइल लिसनिंग मीन्स अ स्टेज, सुनने के दौरान इसका स्टेज का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, ये बताना है। कौन क्या स्टेज है, ये कौन सी अवस्था है या कैसी स्टेज है। व्हेन स्टूडेंट्स आर लिसनिंग फॉर प्लेजर फर्स्ट है, तो ये क्या है भी, जब स्टूडेंट्स अपनी खुशी के लिए या प्रसन्नता के लिए सुनते हैं। सेकंड है व्हेन स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू अ रिकॉर्डिंग ऑफ अ नेचुरल कन्वर्सेशन, या फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नेचुरल कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। थर्ड है वेयर द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट अ लिसनिंग टास्क, जहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, लिसनिंग टास्क को अटेम्प्ट करते हैं। फोर्थ है व्हेन अ लिसनिंग एक्टिविटी इज इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि जब स्टूडेंट लिसनिंग एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस्ड करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सबसे पहले कुछ भी करने से पहले लिसनिंग है टॉपिक, तो उसके क्या रहेगा, उसका सबसे पहली स्टेज उसकी क्या रहेगी भी, सबसे पहले कोई भी लिसनिंग एक्टिविटीज है उसको इंट्रोड्यूस्ड कराया जाए, वो क्या है, किस बारे में है, ये बताना सबसे जरूरी होता है। तो फोर्थ वाला क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ लिसनिंग स्टिमुलस। अब लिसनिंग स्टिमुलस क्या है, या फिर स्टिमुलस मीन्स होता है अनकरेजमेंट, यानी किसी भी चीज़ को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना। कैसे हम उस चीज़ को अनकरेज करेंगे। फर्स्ट है इनेबल्स स्टूडेंट्स टू डिस्कस अ सेट ऑफ क्राइटेरिया विच दे प्रायोरिटाइज टू कंप्लीट एंड प्रेजेंट अ टास्क, यानी कि स्टूडेंट्स क्या करें, इसके लिए सेट ऑफ क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। और क्या करेंगे, इसके अंदर वो क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे किसी भी टास्क को, जिस भी टास्क को प्रेजेंट करेंगे उस टास्क को वो कंप्लीट करने के लिए प्रायोरिटी देंगे, ऐसा वो कुछ डिस्कशन करेंगे। सेकंड है presents input to separate group of students who gather again to share what they listened। अब क्या करें, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रेजेंट्स करेंगे इनपुट, यानी कि कोई भी इनपुट वो प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे किससे से रिलेटेड, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को सेपरेट करेंगे, जो कि क्या करेंगे, गैदर अगेन टू शेयर, वो क्या करेंगे, उस चीज़ को फिर से इकट्ठा करेंगे, शेयर करेंगे कोई भी इंफॉर्मेशन है, और फिर वो क्या करेंगे, उसको वो सुनेंगे कि वो क्या है, कि क्या सुना है उससे रिलेटेड, ये है। फिर थर्ड है प्रेजेंट्स एंड इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शंस। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि भी वो एक इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी प्रेजेंट करेंगे, और उसके अंदर क्या रही, क्या जैसे कि डायरेक्शन देते हैं कुछ इस चीज़ से रिलेटेड। फिर फोर्थ है इज लिसनिंग टू अ गुड कमेंट्री टू रिवाइव इट। अब क्या है भी, लिसनिंग क्या है, यहाँ पे गुड कमेंट्री है किसी भी चीज़ को रिवाइव करने की। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन है। लिसनिंग स्टिमुलस प्रेजेंट्स एन इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शंस, यानी कि सबसे बेस्ट यही वाला ऑप्शन है, यही बोलता है कि भी किसी भी चीज़ को अगर हम कुछ बेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसका बेस्ट क्या रहता है कि भी हम इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी को क्या करें, प्रेजेंट करें, और किस चीज़ से रिलेटेड करें भी, जैसे डायरेक्शन दिए गए उसी के अकॉर्डिंग वो होनी चाहिए। तो थर्ड वाला क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द इंटरेक्शनल रूटीन ड्यूरिंग स्पीकिंग असेसमेंट इंक्लूड्स अ, यानी कि इंटरेक्शनल रूटीन क्या होता है भी, इंटरेक्शन का भी एक रूटीन होता है, यानी बातचीत करने का भी एक रूटीन होता है, और उसके अंदर क्या जरूरी है, स्पीकिंग असेसमेंट के टाइम पे क्या शामिल होगा, क्या जरूरी है, ये बताना है। फर्स्ट है कंपेयरिंग टू और मोर ऑब्जेक्ट्स ऑब्लिक प्लेसेस ऑब्लिक इवेंट्स फॉर द असेसर, यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को या फिर जगहों को या फिर स्थानों को या फिर इवेंट्स को क्या करना है, यहाँ पे असेसर के लिए कंपेयर करना है। असेसर कौन होता है, आकलन करने वाले को असेसर बोलते हैं। असेसमेंट मीन्स क्या होता है, आकलन करना। फिर सेकंड है निगोशिएटिंग मीनिंग्स टेकिंग टर्न्स एंड अलाउइंग अदर्स टू टेक टर्न, यानी कि मीनिंग को निगोशिएट करते हुए टर्न लेना है, यानी कि आगे बढ़ना है, और दूसरों को भी टर्न लेने के लिए परमिशन देनी है, यानी कि अलाउ करना है, परमिट करना है। फिर थर्ड है डिस्क्राइबिंग वंस स्कूल और इट्स एनवायरमेंट्स इनफॉर्मली, यानी कि किसी भी एक स्कूल को या फिर इसके एनवायरमेंट को इनफॉर्मली डिस्क्राइब करना है, यानी कि अनौपचारिकता करनी है, सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फिर फोर्थ है टेलीफोन कन्वर्सेशन विद अनदर, यानी कि टेलीफोन कन्वर्सेशन करनी है दूसरों के साथ में। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, इंटरेक्शनल रूटीन पूछा है वो भी असेसमेंट के टाइम पे, तो इसका बेस्ट क्या है, सेकंड वाला निगोशिएटिंग मीनिंग्स टेकिंग टर्न्स एंड अलाउइंग अदर्स टू टेक टर्न्स। क्वेश्चन नंबर 9, मेकिंग लर्नर्स अवेयर ऑफ द टेक्स्ट एंड द पर्पज ऑफ लिसनिंग इज अ।
अब लर्नर्स को क्या करना है, अवेयर करना है किस चीज़ के लिए, टेक्स्ट क्या है इस चीज़ का लर्नर्स को पता होना चाहिए, और इसका पर्पस क्या है लिसनिंग में वो बताना है। फर्स्ट यानी कि कौन सी एक्टिविटी के अंदर ये वाली एक्टिविटी आती है ये बताना है। फर्स्ट है प्री लिसनिंग एक्टिविटी, सेकंड है पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटी, थर्ड है लिसनिंग स्टिमुलस एंड फोर्थ है वाइल लिसनिंग एक्टिविटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्री लिसनिंग एक्टिविटी के अंदर ये आता है, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कम्युनिकेटिव एफिशिएंसी इन स्पीकिंग कैन बी डेवलप्ड थ्रू। कम्युनिकेटिव एफिशिएंसी मीन्स होता है संचार दक्षता, यानी कि कोई भी संचार में परफेक्ट कैसे होगा, यानी कि कम्युनिकेशन में या बातचीत करने में परफेक्ट कैसे होगा, स्पेशली स्पीकिंग में, बोलने में। तो ये किस चीज़ के थ्रू डेवलप्ड हो सकती है ये बताना है। फर्स्ट है लैंग्वेज इनपुट, सेकंड है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, थर्ड है कम्युनिकेटिव आउटपुट एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लैंग्वेज इनपुट, यानी कि लैंग्वेज इनपुट देंगे हम बच्चों को, यानी कि थोड़ा लैंग्वेज के बारे में बताएंगे, इनपुट डालेंगे। और सेकंड क्या है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, यानी कि तभी क्या है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट मिलेगा, यानी कि बच्चे थोड़ा करके स्ट्रक्चर के रूप में उसको बताएंगे। फिर थर्ड है कम्युनिकेटिव आउटपुट, यानी कि उसी के थ्रू हमें क्या मिलेगा, कम्युनिकेटिव आउटपुट भी मिलेगा। ये फोर्थ वाला क्या है हमारा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि करेक्ट क्या है फोर्थ वाला ऑप्शन, यानी कि सारी की सारी चीज़ें स्पीकिंग के अंदर, यानी कि इन सब के थ्रू ही हमारी स्पीकिंग कम्युनिकेटिव एफिशिएंसी डेवलप्ड हो सकती है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट्स ऑफ वर्ड्स विच, यानी कि एक्टिव वोकैबुलरी में कैसे वर्ड कंसिस्ट होते हैं, कैसे वर्ड आते हैं ये बताना है। फर्स्ट है वी यूज फ्रिक्वेंटली इन अवर डेली लाइफ, सेकेंड है आर डिफिकल्ट, थर्ड है वी रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड एंड फोर्थ है वी यूज ओकेजनली। अब एक्टिव वोकैबुलरी होता क्या है ये देख लेते हैं। एक्टिव मीन्स होता है सक्रिय, यानी कि जो मोस्टली यूज होता है जिसका, वोकैबुलरी मतलब वर्ड पावर। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है, यहाँ पे भाई इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही जा रहा है। एक्टिव क्या रहेगा भाई, जिसका हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, यानी कि लगातार यूज करेंगे और अपनी डेली लाइफ में यूज करें, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या है करेक्ट ऑप्शन है। तो बाकी की तरफ तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। अब सेकंड थर्ड फोर्थ देख लेते हैं क्यों नहीं है। आर डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट होते भी एक्टिव है तो डिफिकल्ट कहाँ से होंगे, ये रोंग है। फिर थर्ड है वी रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, हम उन्हें पहचानते भी हैं और समझते भी हैं, तो भी वो हमारे क्या है एक्टिव वोकैबुलरी में तो नहीं आते। भाई बहुत से वर्ड हैं डिफिकल्ट भी होते जिनको पहचानते भी हैं समझते भी हैं, वो एक्टिव वोकैबुलरी में तो नहीं आएंगे। फिर फोर्थ है वी यूज ओकेजनली, इनका हम कभी कभार ओकेजनली यूज कर लेते हैं, मोस्टली यूज नहीं होता इनका, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ही क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द कॉग्निटिव कोड अप्रोच फोकसेस मोर। अब कॉग्निटिव कोड अप्रोच होता क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, बाद में तो पता होगा सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करता है। तो कॉग्निटिव कोड अप्रोच एक ऐसी टर्म है, कॉग्निटिव कोड रेफर्स टू एनी कॉन्शियस अटेम्प्ट, यानी कि ये किस चीज़ को रेफर करता है, कॉन्शियस अटेम्प्ट होता है, यानी कि एक ऐसा अटेम्प्ट होता है, एक ऐसा प्रयास होता है जो कि कॉन्शियस होता है, यानी कि इसका हमें क्या रहता है कि पूरा का पूरा सचेत अवस्था में रहता है ये, मीट टू ऑर्गेनाइज, और इसको इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और क्या रहता है इसके अंदर, मटेरियल अराउंड इसके अंदर ऐसा मटेरियल रहता है जो कि ग्रामेटिकल सिलेबस के अंदर आता है, अराउंड अ ग्रामेटिकल सिलेबस विच अलाउइंग फॉर मीनिंगफुल प्रैक्टिस, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ मीनिंगफुल प्रैक्टिस के लिए ही अलाउ करता है, ऐसा ग्रामेटिकल सिलेबस इसके अंदर यूज किया जाता है। एंड यूज ऑफ अ लैंग्वेज सब, और इसके अंदर ऐसी ही लैंग्वेज का यूज किया जाता है, यानी कि भी क्या होना चाहिए, ग्रामेटिकल सिलेबस ऐसा होना चाहिए जिसका मीनिंगफुल, जो कि मीनिंगफुल हो, और उसकी प्रैक्टिस भी और लैंग्वेज की उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और इसके अंदर सब स्किल्स यूज किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, LSRW, यानी कि L मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये क्या है इसके सब स्किल्स हैं कॉग्निटिव कोड अप्रोच के, और इसका एग्जाम्पल क्या है, लर्निंग है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन में क्या बोलता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या था, कॉग्निटिव कोड अप्रोच फोकसेस मोर, ये पूछा था सबसे ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है। फर्स्ट है वोकैबुलरी, सेकंड है स्पेलिंग, थर्ड है ग्रामर रूल्स
एंड फोर्थ है प्रोनाउंसिएशन। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी कॉग्निटिव कोड अप्रोच के बारे में बताया है, तो ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है, ग्रामर रूल्स के ऊपर, यानी कि थर्ड वाला क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सम क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स शुड इन्वॉल्व, यानी कि लैंग्वेज आइटम्स का सिलेक्शन करते समय उसके अंदर क्या इन्वॉल्व करना चाहिए। फर्स्ट है इनफ वर्कशीट्स फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए इनफ वर्कशीट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। सेकंड है एवरीडे वोकेबलरी एंड सेंटेंसेस को इन्वॉल्व करना चाहिए। थर्ड है देयर लर्नेबिलिटी, कवरेज एंड टीचेबिलिटी को इसको इन्वॉल्व करना चाहिए। भाई लर्नेबिलिटी तो होनी चाहिए, जो भी हम लैंग्वेज सिलेक्शन में जो आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसको उसके अंदर लर्नेबिलिटी यानी कि वो याद करने योग्य तो होना चाहिए, लर्नेबिलिटी होनी चाहिए, कवरेज भी होनी चाहिए यानी कि उसको अच्छे से कवर किया गया हो, और टीचेबिलिटी और वो पढ़ाने योग्य भी होनी चाहिए। तो थर्ड वाला क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। और फोर्थ वाला और देख लेते, फोर्थ वाला ऑप्शन क्या बोलता है, फोकस ऑन लैंग्वेज रूल्स, यानी कि लैंग्वेज रूल्स के ऊपर फोकस होना चाहिए, तो ये रॉन्ग है। तो थर्ड क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 14, which of the following approaches oblique method advocates linguistic competencies and performance, इनमें से कौन सा मेथड या फिर अप्रोच एडवोकेट करता है, मीन्स वकालत करता है, लिंग्विस्टिक मतलब रिलेटेड टू लैंग्वेज, कॉम्पिटेंसीज मतलब प्रतियोगिता, एंड परफॉर्मेंस मीन्स प्रदर्शन, यानी कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है ये बताना है इनके अंदर, कि भी जिसके अंदर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसीज भी हो और परफॉर्मेंस भी बेटर हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। भाई ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है कि ट्रांसलेशन ही होता है, ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, तो लोग ज़्यादातर यही रहता है। फिर सेकंड है कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये बेटर लग रहा है ये वाला ऑप्शन। थर्ड देखते हैं, थर्ड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में भी कुछ खास मतलब कि यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। और फोर्थ स्ट्रक्चरल अप्रोच, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल अप्रोच भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटर नहीं है। तो सबसे बेटर जो ऑप्शन है, जो बेस्ट बोलेंगे वो है सेकंड वाला, मीन्स कम्युनिकेटिव अप्रोच। अभी कम्युनिकेटिव अप्रोच होता क्या है, इसको CLT भी बोला जाता है, यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, उतना ही ज़्यादा लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसेस और परफॉर्मेंस क्या होगी, बेटर होगी। यानी कि जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स कम्युनिकेट करेंगे, आपस से बातें करेंगे या टीचर से बातें करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो जितना ज़्यादा बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कम्युनिकेशन की, तो इससे क्या रहता है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसीज और परफॉर्मेंस दोनों ही क्या रहते हैं, बेटर हो जाते हैं। तो सेकंड वाला क्या है हमारे यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन है, मीन्स कम्युनिकेटिव अप्रोच, जिसको CLT भी बोला जाता है। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 15, yesterday I saw blank European riding on blank elephant। तो इसके लिए हम ऑप्शन देख लेते हैं, ए, सेकंड है द, थर्ड है ए एन, और फोर्थ है ए द। तो इसके अंदर हमें वावल्स यूज़ करना है। अब वावल्स यूज़ करने के लिए हर वावल्स के लिए अलग अलग कंडीशंस होती है। 5 वावल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, AEIOU, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन इनका सही तरीके से कहाँ पे यूज़ करते वो भी हमें पता होना चाहिए, नहीं तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो सिर्फ हम यहाँ पे उन्हीं वावल्स की बात करेंगे जो इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। येस्टरडे आई सो, अब ब्लैंक है और उसके बाद क्या है, यूरोपियन है। यूरोपियन मतलब कि यह आता है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा भाई, द तो होगा नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए आ जाएगा यहाँ पे हमारा। ए क्यों आएगा वो देख लेते हैं, क्योंकि किसी से शुरू हो रहा है, यूरोपियन से शुरू हो रहा है। यूरोपियन मतलब कि य मीन्स वाई, तो यहाँ पे हमारी ना तो वावल साउंड आ रही है, अल्फ़ाबेट भले ही आ रहा है लेकिन वावल साउंड नहीं आ रही है, इसलिए ए का यूज़ होगा। फिर नेक्स्ट वाले में क्या है, यूरोपियन राइडिंग ऑन, अब एलिफेंट है, एलिफेंट में किसकी साउंड आ रही है, एलिफेंट, एलिफेंट, यानी कि ए की साउंड आ रही है, यानी कि ये हमारी वावल साउंड में आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड वाला, यानी कि yesterday I saw a European riding on an elephant, इनकी थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट में ए और सेकंड में एन आएगा।
क्वेश्चन नंबर 16, प्लीज डिस्क्राइब एन स्टोरी। यहाँ पर तो क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, एन स्टोरी तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि स्टोरी में क्या है, यहाँ पर वावल साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है। इसके अंदर स्टोरी की बात करें तो वर्ड जैसे बोल रहे हैं उसके अंदर, तो एन स्टोरी तो आएगा ही नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है, आप ऑप्शन देख लेते हैं, प्लीज डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी। ऑफ अननेसेसरी यूज़ हो रहा है, प्रीपोजिशन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सेकेंड है, प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी। अब यहाँ पे अबाउट का भी क्या यूज़ हो रहा है, अननेसेसरी यूज़ हो रहा है, यानी कि ऐसे यूज़ हो रहा है जैसे कि सुपर क्लोज ज़बरदस्ती यहाँ पर डाल दिया है। फिर थर्ड है, प्लीज़ डिस्क्राइब द स्टोरी, ये ठीक लग रहा है। उससे पहले फोर्थ भी देख लेते हैं, प्लीज़ डिस्क्राइब टू द स्टोरी। फिर से टू का यूज़ हो रहा है, क्या है, ये भी अननेसेसरी है, इसका यहाँ पे कोई यूज़ करने का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड, मीन्स प्लीज़ डिस्क्राइब द स्टोरी। अब यहाँ पे द का क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि द का यूज़ हम पर्टिकुलर सेंस में करते हैं, यानी कि जब भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक की बात हो रही हो या फिर पर्टिकुलर कोई भी चीज़ हो, पर्टिकुलर थिंग हो, उसकी बात हो रही हो, तब हम क्या यूज़ करते हैं, द वावल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट इज। एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट, यानी कि विपरीत बताना है। इनोसेंट मीन्स क्या होता है, बेकसूर। फर्स्ट है एक्टिव, एक्टिव का क्या होगा ऑपोजिट, इनएक्टिव होगा। और भी देख लेते हैं, डायनेमिक, फिर है लाइफलेस, ब्रोकन, यूजलेस, ये सारे क्या है, एंटोनिम है एक्टिव के। फिर सेकंड आता है क्लेवर, क्लेवर मीन्स होता है चतुर। इनकी क्लेवर का भी देख लेते हैं अपन, क्लेवर का ऑपोजिट क्या होगा, यानी कि एंटोनिम क्या होगा, स्टूपिड, यानी कि बेवकूफ़, पुलिश या सेंसलेस। तो ये सब क्या है, इसके ऑपोजिट हैं। साइनोनिम अगर देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, श्रूड, शार्प, एक्यूट, क्विक, यूजलेस, ये सब क्या है, क्लेवर के साइनोनिम्स हैं, यानी कि सेम वर्ड हैं। फिर थर्ड आता है इग्नोरेंट, इग्नोरेंट के भी देख लेते हैं। इग्नोरेंट को हिंदी में बोलते हैं अज्ञानी, लापरवाह, अनभिज्ञ, अनजान या फिर बेपरवाह, ये सब क्या है, इग्नोरेंट के मीनिंग है। इग्नोरेंट मीन्स होता है इलिटरेट, र्यूड या फिर अनएजुकेटेड। अब नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ, यानी कि गिल्टी। गिल्ट मतलब होता है अपराध और गिल्टी मतलब क्या होता है, अपराधी। तो इनोसेंट का ऑपोजिट क्या होगा, गिल्टी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पोइट्री रेसिटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। अब पोइट्री रेसिटेशन का लैंग्वेज क्लासरूम में मेन पर्पज यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताना है। फर्स्ट है टू गिव देयर ओपिनियन अबाउट पोएम, यानी कि पोएम के बारे में अपनी ओपिनियन देना। टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना पोएम का। टू एंजॉय एंड अप्रिसिएट द पोएम, पोएम को एंजॉय करना या कराना और पोएम की अप्रिसिएट करना यानी प्रशंसा करना। फिर फोर्थ है टू बिकम अवेयर ऑफ द पोइट हिज और हर वर्क, यानी कि पोइट का जो वर्क है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनको क्या करना, अवेयर कराना है या फिर अवेयर बनाना, जागरूक बनाना है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड वाला, मीन्स टू एंजॉय एंड अप्रिसिएट द पोएम, यानी कि पोइट्री रेसिटेशन का मेन पर्पज़ यही रहता है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पोएम को एंजॉय करते हैं, और अगर रेसिटेशन बच्चों को सिखा दिया जाता है तो वो उसको बार बार उसको रिसाइट करते हैं पोएम को। इससे क्या करेंगे, वो एंजॉय भी करेंगे और पोएम को अप्रिसिएट भी करेंगे। तो थर्ड वाला क्या है, बेस्ट ऑप्शन है, और मेन पर्पज़ पोइट्री रेसिटेशन का यही रहता है कि भी इंजॉय भी करें और पोएम को अप्रिसिएट भी करना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, इसके अंदर सफिक्सेस के बारे में पूछा गया। क्वेश्चन रीड करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस होता क्या है। सबसे पहले हम प्रीफिक्स को देखेंगे, क्या होता है। अ प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लेस्ड बिफोर द रूट ऑफ अ वर्ड, यानी कि प्रीफिक्स क्या है, एक ऐसा लेटर्स का ग्रुप है जिसको किसी भी वर्ड से पहले यूज किया जाता है। प्री का मतलब क्या होता है, बिफोर, और फिक्स का मतलब यानी कि उससे पहले यूज किया जाता है, किसी भी वर्ड से पहले। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड लेते हैं हैप्पी, हैप्पी के साथ हम क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, अन, अनहैप्पी, यानी कि ये वर्ड बन जाएगा अपना, और इसका मतलब क्या होता है, नॉट हैप्पी। फिर एक वर्ड है काइंड, इससे पहले हम क्या यूज कर लेंगे, अन यूज करेंगे प्रीफिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, अनकाइंड हो जाएगा। अनकाइंड मीन्स होता है नॉट काइंड। फिर क्या रहेगा अपना
एक वर्ड है मार्केट, मार्केट से पहले अपन क्या यूज कर लेते हैं, सुपर, यानी कि क्या बन जाएगा, सुपर मार्केट। तो इस तरह से क्या है, ये अपना प्रीफिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद आता है सफिक्स। अब सफिक्स क्या होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अपना सफिक्स हो जाएगा। अ सफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लेस्ड आफ्टर द रूट ऑफ अ वर्ड, यानी कि अभी ये अपना सफिक्स क्या है, एक ये भी सेम वही चीज है, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है जिसको किसी भी मेन वर्ड या रूट वर्ड्स के बाद में यूज किया जाता है। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। चाइल्ड है तो इसको क्या बोलेंगे, चाइल्डिश। फिर अपना वर्क है, इसको क्या बोलेंगे, क्या इसमें सफिक्स लगाएंगे, वर्कर, यानी कि ER लगाएंगे, उसमें अपना क्या लग जाएगा, ISH, इश लग जाएगा। फिर एक और वर्ड ले लेते हैं टेस्ट, इसके बाद अपन क्या लगाते हैं, टेस्ट लेस, लेस लगाते हैं सफिक्स। तो ये अपना क्या हो गया, सफिक्स हो गया। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस इज नॉट सुटेबल फॉर द रूट वर्ड प्रिवेंट, यानी कि इनमें से कौन सा सफिक्स है जो कि रूट वर्ड प्रिवेंट के लिए सुटेबल नहीं है, उपयुक्त नहीं है, ये बताना है। फर्स्ट है एबल, सेकंड है ING इंग, थर्ड है इव एंड फोर्थ है यश, यस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए प्रिवेंट, प्रिवेंटेबल होता है, प्रिवेंटिंग भी होता है, प्रिवेंटिव भी होता है, यानी कि ये सारे क्या हैं, सुटेबल हैं सफिक्स। और नॉट सुटेबल कौन सा है, प्रिवेंटियस, कोई भी सफिक्स नहीं होता है, यानी कि प्रिवेंटियस क्या है, अपना करेक्ट ऑप्शन है, मीन्स फोर्थ वाला सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। अकॉर्डिंग टू द NCF 2005 लर्निंग इज ब्लैंक एंड ब्लैंक इन इट्स कैरेक्टर। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, फर्स्ट वाला ही सही लग रहा है। सेकंड बाकी भी देख लेते हैं। सेकंड है पैसिव, लर्निंग इज पैसिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, ये रोंग लग रहा है कुछ कुछ। फिर है लर्निंग इज पैसिव एंड सिंपल इन इट्स कैरेक्टर, ये भी रोंग लग रहा है। एंड फोर्थ वाला लर्निंग इज एक्टिव एंड सिंपल इन इट्स कैरेक्टर, तो ये भी कुछ थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। तो करेक्ट क्या लग रहा है यहाँ पे, सही ऑप्शन क्या लग रहा है, फर्स्ट वाला, मीन्स अकॉर्डिंग टू द NCF 2005 लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। अ प्रिजनर वाज एक्यूज्ड ब्लैंक मर्डर, इसका सेंस निकाल के देख लेते हैं सबसे पहले। इसका मीन्स क्या रहता है कि इसका मीन्स होगा कि एक जो कैदी है वो किस चीज़ का अपराधी था, मर्डर का अपराधी था। फर्स्ट है, यानी कि का की सेंस जो भी होगा वो सही होगा ऑप्शन में। तो फर्स्ट है टू, ये रोंग है। सेकंड है ऑफ, ऑफ मीन्स का होता है, ये सही है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड फोर, यानी कि के लिए। और फोर्थ वाला है ऑडबल ऑफ, ऑफ का मतलब बंद करने के सेंस में होता है, यानी कि स्विच ऑफ फैन इस सेंस में होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड वाला, मीन्स अ प्रिजनर वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। विच कंजक्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही लॉस्ट द प्राइज, ही ट्राइड हिज बेस्ट, यानी कि इनमें से जो कंजक्शन दिए हुए हैं इनका यूज करते हुए अप्रोप्रिएट कंजक्शन यहाँ पर हमें चूज करना है। फर्स्ट है एज, सेकंड है बिकॉज, थर्ड है दो एंड फोर्थ है फोर। अब एज का मीन्स होता है जैसे कि सेंस में होता है, एज यू विश, एज यू लाइक। हाँ, बिकॉज, बिकॉज रीजन के लिए होता है। थर्ड दो, दो मीन्स होता है यद्यपि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, दो मीन्स यद्यपि, और फोर्थ है के लिए। इस तरह से इनका यूज होता है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लॉस्ट द प्राइज, ही ट्राइड हिज बेस्ट, तो इसमें दो कंजक्शन यूज होगा, ही लॉस्ट द प्राइज, दो, ट्राइड हिज बेस्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस को हमें चेंज करना है। द विजिटर्स वर शोन द न्यू बॉर्न बाय द वीमेन, यानी कि पैसिव वॉइस में गिवन है सेंटेंस और एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे वर है, विजिटर्स के साथ वर है और शोन है। तो शोन क्या है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, द न्यू बॉर्न वॉज शोन टू द विजिटर्स। वो शोन तो यहाँ पर आएगा नहीं,
क्योंकि ये रोंग है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, तो ये तो रोंग है। सेकंड वाला, द वीमेन हैज शोन द न्यूबॉर्न टू द विजिटर्स। अब द वीमेन तो ठीक है, लेकिन हैज शोन यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये भी रोंग है। थर्ड है, द वीमेन शोड द विजिटर्स द न्यूबॉर्न, क्योंकि हमें इसको किस चीज़ में चेंज करना था, पैसिव वॉइस में, तो थर्ड वाला सही है। फोर्थ वाला भी देख लेते हैं एक बार। फोर्थ है, द वीमेन माइट हैव शोन द न्यूबॉर्न, तो फोर्थ वाला भी रोंग है। माइट हैव तो किसी भी कंडीशन में यहाँ पे यूज नहीं होगा, तो थर्ड क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग, यानी कि इनके लिए एक वर्ड बताना है, एक पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए। यानी कि ये जो एक टर्म, इसको किस टर्मिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स की साइंटिफिक स्टडी को किस चीज़ के नाम से जाना जाता है, इस पर 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है क्रिमिनोलॉजी, यानी कि ये रिलेटेड टू क्राइम है, यानी कि स्टडी ऑफ क्राइम क्या है, क्रिमिनोलॉजी इसे बोला जाता है। फिर एंटोमोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि सेकंड वाला हमारे यहाँ पे करेक्ट है। थर्ड और फोर्थ और देख लेते हैं। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फंगी है। और फोर्थ क्या है, मीटियोरोलॉजी। अब मीटियोरोलॉजी किससे से रिलेटेड है, एटमोस्फियर से रिलेटेड है, और इसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है, स्टडी प्लांट डिजीज की। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सेकंड वाला, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अ मेथड टू टीच रीडिंग, यानी कि रीडिंग से रिलेटेड कौन सा मेथड इनमें से नहीं है, ये बताना है। फर्स्ट है सिलेबिक मेथड, ये भी टीचिंग से रिलेटेड है। सेकंड है फोनिक मेथड, ये भी रिलेटेड है टीचिंग से। फिर थर्ड है ग्रामर मेथड, ये नहीं है। और फोर्थ है फ्रेज मेथड, फ्रेज मेथड जिसे बोलते हैं, तो ये भी क्या है, टीचिंग से रिलेटेड है, यानी कि थर्ड वाला क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। मीन्स ग्रामर मेथड क्या है, ये हमारा टीचिंग से रिलेटेड, टीचिंग रीडिंग से रिलेटेड मेथड नहीं है, यानी कि थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26, लैंग्वेज लेबोरेटरी इज द प्लेस वेयर द लिसनर्स हैव टू लिसन ऑन द हेडफोन, यानी कि लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या होती है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्टूडेंट्स को हेडफोन दिया जाता है। किस लिए हेडफोन दिया जाता है, जिससे कि वो सुन सकें। The language labs are set up with a view to provide listening activities in order to make them developing good, यानी कि ये फिलअप कंप्लीट करना है। यानी कि लैंग्वेज लैब्स क्या किस लिए सेटअप की जाती हैं, ये एक तरह से क्या रहता है, विद अ व्यू, इस चीज़ को ध्यान में रख के ये सेटअप की जाती हैं। बच्चों को प्रोवाइड क्या कराया जाता है, क्या उपलब्ध कराया जाता है, क्या अवेलेबल कराया जाता है, लिसनिंग एक्टिविटीज़, यानी कि सुनने वाली एक्टिविटीज़ जितनी भी है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। क्यों कराई जाती हैं, इन ऑर्डर टू मेक दैम डेवलप गुड, यानी कि जिससे कि क्या उनकी कुछ डेवलप हो सके, उनके अंदर अच्छा डेवलप हो सके। क्या अच्छा डेवलप हो सके, फर्स्ट है एनालिसिस हैबिट, कि भी वो एनालिसिस करना सीख जाए, उनको एनालिसिस करने की हैबिट डल जाए, हैबिट हो जाए। सेकंड है स्पीच हैबिट, बोलने की आदत हो जाए। थर्ड है क्रिटिसाइजिंग हैबिट, यानी कि भी आलोचना करने की हैबिट हो जाए। और फोर्थ है लिसनिंग हैबिट, यानी कि उनको सुनने की आदत पड़ जाए। अब भाई सबसे पहले तो कोई भी लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले हम उसको सुनना सीखते हैं, यानी कि पहले सुनेंगे, उसके बाद ही तो बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, लिसनिंग हैबिट, यानी कि लैंग्वेज लैब्स सिर्फ लिसनिंग हैबिट डेवलप करने के लिए ही और क्या सेटअप की जाती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, लिसनिंग हैबिट, यानी कि फोर्थ वाला। नेक्स्ट इज 27, टू च्यू द कड करेक्टली मीन्स, फर्स्ट है टू कंट्राइव अगेंस्ट समवन, सेकंड है टू डाई ऑन ड्यूटी, थर्ड है टू मेडिटेट एंड फोर्थ है टू इनकलकेट वर्च्यूज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वन, मीन्स टू मेडिटेट। यहाँ पे मेडिटेट का मतलब ये नहीं है मेडिटेशन करना, योगा करने से इसका मतलब नहीं है। आप लोगों ने अक्सर गाय को देखा होगा कि वो अपने मुंह को लगातार चलाती रहती है, यानी कि जैसे कुछ वो चबाती रहती है हर टाइम, मतलब ज़्यादातर मोस्टली उसका मुंह क्या है, चलता रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, जुगाली करना बोलते हैं। इसका मीन्स ये होता है, टू च्यू द का मीन्स होता है, यानी कि जो हाफ डाइजेस्ट खाना होता है उसको वो फिर से मुंह के अंदर लेकर आती है और फिर उसको चबाती रहती है, यानी कि इसको जुगाली करना बोलते हैं। थर्ड क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, विच इज़ द फीचर ऑफ गुड हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग की विशेषताएं बतानी है। फर्स्ट है स्पीड,
स्पीड भी होनी चाहिए। गुड हैंड राइटिंग में स्पीड नहीं होगी तो वो राइटिंग गुड नहीं कहलाएगी, स्लो स्लो कोई लिखता है तो। फिर सेकंड है लेजिबिलिटी। अब ये लेजिबिलिटी क्या होता है? लेजिबिलिटी मीन्स होता है क्लैरिटी, या फिर इसको ल्यूसिडिटी भी बोलते हैं, LUCIDITY, ल्यूसिडिटी। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पष्टता, यानी कि राइटिंग स्पष्ट भी होनी चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए और स्पष्ट भी होनी चाहिए, यानी कि क्लियर भी होनी चाहिए। फिर थर्ड है डिस्टिंक्टिवनेस। अब ये डिस्टिंक्टिवनेस क्या होता है? डिस्टिंक्टिवनेस मीन्स होता है आर्टिकुलेटनेस, या फिर इसको बोल्डनेस भी बोला जाता है, बोल्डनेस, यानी कि इसको हिंदी में विशिष्टता बोलते हैं। यानी कि राइटिंग में कुछ तो विशिष्टता, विशेष बात होनी ही चाहिए, विशिष्ट होनी चाहिए। यानी कि ये सारी की सारी क्या है? गुड हैंड राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी कि फोर्थ वाला क्या है हमारा यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन है, मीन्स ऑल ऑफ दिस। Next is question number 29. The Playway method is used in teaching. First है spellings, second है writing skills, third है vocabulary and fourth है all of these. इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्लेवे मेथड टीचिंग में किस लिए यूज़ किया जाता है? स्पेलिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि प्लेवे मेथड्स के थ्रू स्पेलिंग्स को बहुत ही अच्छे से स्टूडेंट्स को सिखाई, यानी कि स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से सिखाई जा सकती है प्लेवे मेथड के थ्रू। यानी कि फर्स्ट क्या है यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। Let's move on question number 30. The method of teaching writing is first a tracing method, second a kindergarten method, third a imitation method and fourth a all of the above. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे के सारे मेथड्स टीचिंग राइटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारा? ट्रेसिंग मेथड। अब ये देख लेते हैं होता क्या है। ट्रेसिंग इज एन इफेक्टिव वे टू टीच हैंड राइटिंग, यानी कि ये क्या है? एक प्रभावी तरीका है जिसके जरिए बच्चों को हम राइटिंग यानी कि हैंड राइटिंग यानी कि लिखना बच्चों को सिखा सकते हैं। By having kids trace shapes and maze like paths from left to right, top to bottom or through jagged and curvy lines, you can help them develop fine motor control. यानी कि बच्चे क्या क्या सीखते हैं इसके जरिए? शेप्स को ट्रेस करना सीखते हैं, यानी कि कोई भी शेप दी हुई है उसके ऊपर पेंसिल चलाएंगे, उसको ऐसा का वैसा उसको पूरा करने की बच्चे कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। पाथ्स होते हैं इसके अंदर, यानी कि रास्ते होते हैं, कैसे भी जिग जैग हो सकते हैं, लेफ्ट टू राइट हो सकते हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, कुछ भी। और फिर क्या है? टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे भी हो सकता है। या फिर क्या होती हैं? कर्वे लाइंस भी हो सकते हैं, यानी कि जिन लाइन से मोड़ रहता है। तो इससे क्या है? बच्चे शेप बनाना सीख जाते हैं। और इससे क्या रहता है? बच्चों का फाइन मोटर स्किल भी डेवलप हो जाता है, यानी कि बच्चे पेंसिल को अच्छे से होल्ड करना और उसको चलाना सीख जाते हैं। द टाइपिकल, इसको टाइपिकल भी बोलते हैं, कोई इसे टिपिकल भी बोलता है। तो मैं तो इसको टिपिकल ही बोलती हूँ और मैंने यही सुना। चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टिपिकल ट्रेसिंग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व रहती है? ब्रोकन लाइन्स रहते हैं, कि कैसी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, क्या रहता है वो है, यानी कि पिक्चर की थ्रू भी मैंने इसको शो करने की कोशिश की है। तो आप पिक्चर के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। इसके अंदर क्या रहता है? ब्रोकन लाइन्स इन्वॉल्व रहती हैं, यानी कि लाइन्स कैसी रहेंगी? ब्रोकन रहेंगी, इनके बीच में गैप रहता है। और क्या रहता है इनके अंदर? स्पेशली लेटर्स को मेंशन किया रहता है। ए वाला लेटर रहता है इसके अंदर, ABCD, यानी कि कोई भी लेटर हो सकता है। मेनली ए से स्टार्ट होता है तो ए ही रहता है, ए वाला लेटर रहता है। तो इससे क्या रहता है? बच्चे लेटर्स को अच्छे से बनाना सीख जाते हैं। इनकी जो भी ब्रोकन लाइंस दी हुई है उसको बच्चे जब कंप्लीट करेंगे, पेंसिल उसके ऊपर ट्रेस करेंगे, चलाएंगे जैसे कि वो दिया उसी के ऊपर उकेरेंगे, तो इससे क्या रहेगा? बच्चे एक करेक्ट लेटर बनाना सीख जाते हैं। तो ये क्या है? हमारा ट्रेसिंग मेथड है, यानी कि इसको बेस्ट टीचिंग मेथड भी बच्चों को सिखाने का बोला जाता है। यानी कि राइटिंग के लिए बेस्ट मेथड है, यानी कि मोस्टली यही वाला मेथड यूज़ किया जाता है। सेकंड आता है किंडरगार्टन मेथड। अभी किंडरगार्टन मेथड क्या होता है? ये क्या रहता है? इसके अंदर राइटिंग एक्टिविटी, इसके अंदर भी राइटिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व रहेगी। भी राइटिंग से रिलेटेड है तो राइटिंग एक्टिविटी तो होगी ही होगी। तो इसके अंदर क्या रहता है? टीचर क्या करते हैं? एक स्क्राइब का काम करते हैं। अब स्क्राइब क्या रहता है? भाई स्क्राइब मीन्स होता है कि भाई जैसे कि लिखते नहीं है, लिखने की सिर्फ एक्टिंग करते हैं। आया समझ में? तो इससे क्या रहता है कि बच्चों को क्या लगे, जैसे ए वाली शेप बनानी, तो टीचर शेप नहीं बनाएगा, वो सिर्फ इस तरह से अपनी पेंसिल को चलाएगा या अपने चौक को या पेन को चलाएंगे इस तरह से कि वो ए जैसी शेप बना रहे, जिससे कि बच्चों को समझ में आए कि वो कैसी शेप उन्हें बनानी है, क्या बनाना है। तो ये भी एक बेस्ट टीचिंग का मेथड है। इसके जरिए बच्चे पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं या फिर राइटिंग कोई भी इंडिविजुअल लेटर्स राइट
करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिखना सीख सकते हैं, यानी कि बेस्ट क्या है, राइटिंग ही मेथड है। फिर हमारा थर्ड वाला मेथड कौन सा था, इमिटेशन मेथड। अब इमिटेशन मेथड क्या है, इमिटेशन मीन्स होता है कॉपी ऑफ समथिंग या फिर द एक्ट ऑफ कॉपिंग, यानी कि किसी भी चीज़ की नकल करना या कॉपी करना। तो ये क्या कहलाता है, इमिटेशन मेथड कहलाता है, यानी कि जैसा टीचर लिखेगा वैसा ही टीचर ये बोलेगी, ये देखो बच्चों मैंने क्या लिखा है, ए इस तरह से लिखा है, आप भी ऐसे ही ए लिखिए। तो ये क्या कहलाता है, हमारा इमिटेशन मेथड कहलाता है। तो सारे के सारे मेथड क्या है, टीचिंग राइटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दीज वर्ड्स। इनमें से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये बताना है। फर्स्ट है चाइल्डली, सेकंड है म्यूजिक, थर्ड है ब्यूटीफुल एंड फोर्थ है शेल्टर। अब सबसे पहले ये फर्स्ट वाला देखते हैं, चाइल्डली। चाइल्डली जैसे कि कुछ को बोला जाता है, कभी कोई बड़े बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं तो क्या बोलते हैं, तुम तो बच्चे जैसा व्यवहार कर रहे हो। तो उसको हम इजीली देख सकते हैं, बच्चे कैसा व्यवहार करते हैं वो हमें मालूम होता है, दिखाई देता है, देख सकते हैं उसे। फिर सेकंड आता है म्यूजिक। सेकंड से पहले हम थर्ड वाला देख लेते हैं। ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, और कोई भी सुंदर चीज़ हो, कुछ भी सुंदर, वो हमें दिखाई देती है सुंदरता। फिर फोर्थ है, वो क्या होता है, फोर्थ है शेल्टर। अब शेल्टर क्या है, कैसे भी शेल्टर हो वो भी हमें दिखाई देता है, यानी कि शेल्टर मतलब क्या क्या होता है, आश्रय स्थल, यानी कि किसी का भी हो सकता है, वो इंसान का, जानवर का, किसी का भी शेल्टर हो सकता है। हमारा होम भी क्या है, एक तरह से शेल्टर ही होता है। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड वाला है, मीन्स म्यूजिक। म्यूजिक क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ये क्या होती है, एक इनर फीलिंग्स होती है जिसे हम सिर्फ अपनी संगीत के जरिए हम इसे व्यक्त करते हैं, यानी कि संगीत का रूप देते हैं अपनी अंदर की भावनाओं को और उसे संगीत के जरिए व्यक्त करते हैं। यानी कि संगीत हमें कभी दिखाई नहीं देता, ये हमारी अंदर की भावनाएं हैं जिन्हें हम व्यक्त करते हैं और सुनने वाला उसे महसूस करता है। तो अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, ऐसी फीलिंग होती है जो सिर्फ महसूस की जा सकती हैं, यानी कि जो दिखाई नहीं देती। इससे मुझे याद आया फ्रेंड्स, मोरल एजुकेशन रेखा पी चैनल पर टॉपिक ऑफ नाउन नाम से एक वीडियो है और दूसरा वीडियो है काइंड्स ऑफ द नाउन। तो इस तरह से ये दो वीडियो हैं, अगर आप ये दो वीडियो देख लेंगे तो आपका ये नाउन वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा और इससे आपका कभी कोई मार्क्स भी नहीं कटेगा। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। Next is question number 32. Which of the following noun is always used in the singular number? इनमें से कौन सा नाउन हमेशा ही, यानी कि always means हमेशा होता है, सिंगुलर नंबर में ही यूज होता है। फर्स्ट है चाइल्ड, सेकंड है फुट, थर्ड है ओक्स एंड फोर्थ है इंफॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, उस करेक्ट ऑप्शन से पहले हम ये देख लेते हैं कि फर्स्ट वाला क्या है, चाइल्ड। अब चाइल्ड का जो सिंगुलर का प्लूरल क्या हो जाएगा, वो ये चेंज हो जाता है, यानी कि चेंजेबल है। चाइल्ड को हम क्या बोलेंगे प्लूरल में, चिल्ड्रन बोलते हैं। फिर फुट को क्या बोलते हैं, फिट बोलते हैं। फिर ओक्स आता है तो ओक्स का क्या बोलते हैं हम प्लूरल में, इसको बोलेंगे ऑक्सन। और फोर्थ वाला क्या है, इंफॉर्मेशन। तो कभी हम इसको प्लूरल में इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं करते हैं, यानी कि ये कभी चेंज नहीं होता है, हमेशा इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ही रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ वाला, यानी कि इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट। इनमें से कौन सा लैंग्वेज का कंपोनेंट, यानी कि पार्ट या फिर तत्व नहीं है, ये बताना है। फर्स्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो होता है भी लैंग्वेज का पार्ट। फिर सेकंड है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट नहीं होती है। थर्ड है वोकैबलरी, वोकैबलरी भी होती है लैंग्वेज के अंदर। और फिर साउंड, साउंड भी होती है, हर लैंग्वेज से साउंड होती है, ये तो होगी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, नोट अ लैंग्वेज कंपोनेंट पूछा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड वाला, मीन्स स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं, हैंड राइटिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, स्कीमिंग अ रीडिंग एक्टिविटी इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ। अब ये स्कीमिंग एक रीडिंग एक्टिविटी है और ये किस चीज से एसोसिएटेड, संबंधित है, ये बताना है। फर्स्ट है एक्यूरेसी, सेकंड है स्पीड, थर्ड है कोडिंग एंड फोर्थ है रीडिंग अलाउड। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड वाला, मीन्स स्पीड। अब स्कीमिंग होती क्या है ये भी देख लेते हैं। स्कीमिंग मीन्स होता है गिस्ट या फिर ओवरऑल आइडिया, यानी कि गिस्ट मीन क्या होता है, सार, या फिर ओवरऑल आइडिया मीन्स मेन पॉइंट्स। अब ये स्कीमिंग में होता क्या है,
फिर जैसे कोई भी पैसेज दिया, कोई भी पैराग्राफ दिया, उसको हम क्या करते हैं, स्पीडली रीड करते हैं, यानी कि जल्दी से उसको रीड करेंगे और फिर उसका मेन है, यानी कि जो मेन चीज़ है वो हम निकाल लेंगे। जैसे हम दूध में से मलाई निकालते हैं, वैसे ही यानी कि कोई भी एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज दिया रहता है, उसके अंदर से या कोई भी पैराग्राफ होगा तो उसके अंदर से हमें क्या है, मेन पॉइंट्स या फिर मेन जो उसके जो मेन चीज़ें हैं वो निकालनी होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्कीमिंग बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। अ टेस्ट ऑफ लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन इज अ टेस्ट ऑफ। भी किस तरह का टेस्ट आता है ये बताना है कॉम्प्रीहेंशन में। फर्स्ट है रिसेप्टिव स्किल, सेकंड है प्रोडक्टिव स्किल, थर्ड है हियरिंग एबिलिटी एंड फोर्थ है फोनोलॉजी। अब रिसेप्टिव स्किल में क्या आता है, रीडिंग एंड लिसनिंग आता है रिसेप्टिव स्किल में। क्योंकि हम रीडिंग करते हैं और लिसन करते हैं, तो ये रिसेप्टिव में आ जाता है, इसको हम रिसीव करते हैं। फिर सेकंड है प्रोडक्टिव स्किल। अब प्रोडक्टिव स्किल में क्या आता है, राइटिंग एंड स्पीकिंग किसके अंदर आ जाता है, प्रोडक्टिव स्किल में आ जाता है, यानी कि राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड वन मीन्स प्रोडक्टिव स्किल। फ्रेंड्स, ये थे आज के इस वीडियो के 35 क्वेश्चन, जो कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी की प्रिपरेशन करने में काफ़ी हेल्प करेंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। और बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी कि कोरोना से अपना और अपनों का ध्यान रखें, मास्क ज़रूर लगाएं, हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें या अच्छे से साबुन पानी से धोएं और 2 गज की दूरी का पालन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल मोरल एजुकेशन रेखा पी।